क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर एक ऐसा मॉडल विलेज जहां 450 फैमिलीज रहती हैं। यहाँ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एक हेल्थ केयर सेंटर, 2 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के अलावा अच्छे ट्रांसपोर्ट के लिए ऑल वेदर रोड्स भी हैं, जो पालमपुर को रायगंज और शाहपुर जैसे छोटे टाउन से जोड़ती हैं। पालमपुर में कुल 75% फैमिलीज फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, जबकि बाकी के लोग डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और शॉपकीपिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन पालमपुर की कहानी सिर्फ एक विलेज की कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में रूरल इकोनॉमी और प्रोडक्शन से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात की गई है। तो इसलिए पालमपुर की कहानी पर बनी हमारी ये वीडियो रूरल इकोनॉमी को समझने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले बात की गई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को पूरा करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं, उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पालमपुर के केस में 4 चीजों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लिस्ट में रखा गया है। पहला है लैंड और पानी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज। इनसे ही पालमपुर में फार्मिंग करना पॉसिबल हो पाता है। दूसरा है लेबर। अगर खेतों में फसल बो दी जाए लेकिन टाइम टाइम पर उसकी देखभाल ना हो पाए तो फसल खराब हो सकती है। इसलिए फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हर प्रोसेस में खेत में काम करने के लिए लेबर्स की जरूरत होती है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। चैप्टर में 2 तरीके से कैपिटल की बात की गई है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है ऐसे टूल्स और मशीन्स जिन्हें प्रोडक्शन के लिए कई सालों तक यूज किया जा सकता है। अब पालमपुर में फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर एक फिक्स्ड कैपिटल है, जिसे अलग अलग खेती के लिए कई सालों तक यूज किया जा सकता है। ट्रैक्टर के अलावा फार्मिंग में यूज किए जाने वाली बाकी मशीन्स और टूल्स भी फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल, जिसमें रॉ मटेरियल और मनी शामिल हैं। फार्मिंग के लिए सीड एक रॉ मटेरियल है, जिसे हर बार पैसों से खरीदना पड़ता है, और खेतों में काम करने वाले लेबर्स को भी हर फसल में काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यानी फार्मिंग के प्रोडक्शन में हर बार अलग अलग सीड्स और अलग अलग अमाउंट में मनी की जरूरत पड़ती है। यानी ये फिक्स नहीं बल्कि वर्किंग कैपिटल है। फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें स्किल और नॉलेज आता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कौन सी खेती कब करनी है, किस फसल को कितना पानी देना है, कौन से महीने में फसल बोनी है, ये सब डिसीजंस स्किल और नॉलेज से ही लिए जा सकते हैं। पालमपुर में 75% फैमिलीज खेती पर निर्भर हैं। कुछ लोग फार्मर्स हैं तो कुछ फार्म लेबर्स, यानी विलेज पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। पिछले कुछ डेकेड्स में पालमपुर की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, लेकिन खेती वाली जमीन उतनी ही है। यानी अब लोगों की डिमांड ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन करने वाली जमीन उतनी ही है। बल्कि पालमपुर में जो जंगल का बचा हुआ एरिया था, उसे भी 1960s में हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान खेती की जमीन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और पिछले कुछ डेकेड्स में सिर्फ पालमपुर ही नहीं, बल्कि बढ़ती डिमांड के चलते पूरे इंडिया में खेती की जमीन का एरिया बढ़ता गया है। चैप्टर में दिए गए डेटा में बताया गया है कि साल 1950-1951 में इंडिया के टोटल 132 हेक्टेयर्स एरिया में खेती होती थी, जो साल 2016-2017 में 200 मिलियन हेक्टेयर्स हो चुकी है। यानी इंडिया में कल्टीवेटेड लैंड एरिया का साइज बढ़ रहा है। लेकिन पालमपुर के पास जमीन को बढ़ाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर क्या तरीके हैं जिनसे पालमपुर अपनी डिमांड को पूरा कर पा रहा है? पालमपुर के लोगों ने अपनी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस पर काम किया है। जैसे वो साल में एक से ज्यादा फसल उगाते हैं। रेनी सीजन यानी खरीफ फसल में ज्वार और बाजरा की खेती, इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक आलू की खेती, और इसके बाद विंटर्स में वीट की फसल उगाई जाती है। साल में 3 फसल उगाने में पालमपुर की इरिगेशन फैसिलिटीज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जरूरत होने पर विलेज में मौजूद इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से पूरे 200 हेक्टेयर्स को आसानी से इरिगेट कर दिया जाता है। मल्टीपल क्रॉप सिस्टम के अलावा पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पर भी काफी जोर दिया जाता है,
जैसे 1960s में आए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हाई यील्ड वैरायटीज यानी HYV सीड्स को उपयोग में लाया गया। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आर स्पेशली डेवलप्ड क्रॉप सीड्स that produce significantly higher yields than traditional seeds under optimal farming conditions। यानी कि इन सीड से यील्ड ज्यादा होती है। जैसे पालमपुर में होने वाले ट्रेडिशनल वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर सिर्फ 1300 kg था, जबकि HYV वीट का प्रोडक्शन 2.5 गुना ज्यादा यानी कि 3200 kg पर हेक्टेयर था। और इन HYV सीड से हुए प्रोडक्शन गेन का इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया में भी हुआ है। चैप्टर में दिए गए डेटा से पता चलता है कि साल 1965-1966 में इंडिया में पल्स और फीड का टोटल प्रोडक्शन 10 मिलियन टन्स का था, जबकि 2023 और 2024 में पल्स का टोटल प्रोडक्शन 24.5 मिलियन टन्स और फीड का 113 मिलियन टन्स हो चुका है। अब इन HYV सीड से प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनके साथ कुछ मेजर ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस भी मौजूद हैं। पहला, HYV सीड्स की फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा, इन HYV सीड्स की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिससे पालमपुर में ट्यूबवेल्स का यूज बढ़ा है और यहाँ का ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है। तीसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज्यादा यूज से सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है। ऐसे में सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज या फिर ट्यूबवेल्स का ज्यादा यूज, ये सारी चीजें फार्मिंग की ओवरऑल कॉस्ट को और बढ़ा देती हैं, जिसे छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर पाते। पालमपुर में मौजूद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है तो ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। पालमपुर की 33% यानी 150 फैमिलीज लैंडलेस हैं। 240 फैमिलीज छोटे छोटे प्लॉट्स ओन करती हैं, जिनका टोटल साइज 2 हेक्टेयर से कम है। बाकी बची हुई 198 हेक्टेयर जमीन पालमपुर के 60 लार्ज फार्मर्स ओन करते हैं। पालमपुर जैसा अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में मौजूद है। चैप्टर में दिए गए डेटा में बताया गया है कि इंडिया में टोटल कल्टिवेटेड लैंड का 44.06% एरिया इंडिया के टोटल 85% 2 हेक्टेयर से कम लैंड ओन करने वाले स्मॉल फार्मर्स के पास है, जबकि बचा हुआ 55.04% कल्टिवेटेड लैंड एरिया इंडिया के 15% मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास मौजूद है। अब जिन फार्मर्स के पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करना पड़ता है। लेकिन पालमपुर की कहानी से हमें पता चलता है कि फार्म लेबर का काम भी बहुत चैलेंजिंग है। चैप्टर में 2 फार्म लेबर दाला और रामकली की कॉन्वर्सेशन दी गई है, जिसमें वो अपने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जिन लार्ज फार्मर्स से फार्म लेबर को काम मिलता था, वो अब अपने खेतों में हार्वेस्टर्स और थ्रेशर जैसी मशीन्स के यूज को बढ़ा रहे हैं, जिससे फार्म लेबर्स को अब बहुत कम काम मिल रहा है। अब पालमपुर में फार्म लेबर्स का नंबर ज्यादा है, लेकिन इनकी डिमांड बहुत कम है, जिस वजह से इन्हें बहुत कम पैसों में काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। As given in the chapter, in March 2019, the government fixed the minimum wage for farm laborers and ₹300 per day for set. लेकिन दाला को सिर्फ 160 रुपए मिलते हैं। रामकली बता रही है कि फार्म लेबर के लिए काम की कमी के चलते अब उसे रायगंज में ब्रिक मेकिंग यूनिट में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके ऊपर लोन भी है, जिसे उसे टाइम से चुकाना पड़ेगा। यानी पालमपुर के लैंडलेस फार्म लेबर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है, और ऐसा ही कुछ पालमपुर के स्मॉल फार्मर्स के साथ भी है। फार्मिंग के लिए जरूरी कैपिटल नीड्स के चलते पालमपुर के स्मॉल फार्मर्स भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग में ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, लेकिन पालमपुर के ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स नई फसल के लिए जरूरी चीजों के खर्चे के लिए पैसे नहीं जुटा पाते। ऐसे में स्मॉल फार्मर्स लार्ज फार्मर्स से लोन लेते हैं, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर। चैप्टर में सविता का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि उसे तेजपाल सिंह ने 24% के इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया है, और तेजपाल सिंह से ये प्रॉमिस भी करना पड़ा कि वो हार्वेस्ट सीजन में सिर्फ 100 रुपए पर डे पर उसके खेत में काम करेगी।
लेकिन लार्ज फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन में इतना डिफरेंस क्यों? इसका जवाब है सेल ऑफ सरप्लस वाले पार्ट में। सेल्स ऑफ सरप्लस मीन्स सेलिंग द एक्स्ट्रा गुड्स और प्रोड्यूस दैट रिमेन आफ्टर मीटिंग फंड्स ओन नीड्स। इसको आप तेजपाल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए साल भर का फीड स्टॉक रखने के बाद भी तेजपाल के पास 350 क्विंटल्स फीड बच जाता है। ये 350 क्विंटल्स फीड तेजपाल के पास सरप्लस है, जिसे वो रायगंज मार्केट में बेच देता है, और फीड बेचकर जो पैसा आता है उसे बैंक सेविंग्स, ट्रैक्टर्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और स्मॉल फार्मर्स को लोन देने में यूज करता है। लेकिन कम लैंड होने के कारण पालमपुर के ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स उतना ही अनाज उगा पाते हैं जिनसे उनका परिवार साल भर खाना खा सके। यानी इनके पास मार्केट में बेचने के लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे में पालमपुर के लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स के लिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज एक बढ़िया ऑप्शन दिखती हैं एक्स्ट्रा इनकम का। अभी पालमपुर की 25% पॉपुलेशन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से अपनी इनकम जनरेट कर रही है। डेयरी से जुड़े लोग दूध को रायगंज में बेचते हैं। मिश्री लाल अपने खेत के गन्ने से जैगरी बनाता है। करीम का अपना कंप्यूटर सेंटर है जहां कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। किशोरा, जो कि एक फार्म लेबर था, कुछ साल पहले उसने बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया, एक भैंस खरीदी, उसका दूध बेचना शुरू किया, भैंस गाड़ी बनाकर रायगंज और शाहपुर से बेसिक कमोडिटीज के ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और एक्स्ट्रा इनकम के 2 सोर्सेस क्रिएट कर दिए। इसके अलावा पालमपुर के बहुत से लोग शॉपकीपिंग का काम करते हैं। भले ही पालमपुर में डेयरी, जैगरी प्रोडक्शन, कंप्यूटर सेंटर, शॉपकीपिंग और बेसिक ट्रांसपोर्ट जैसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का नंबर कम हो, लेकिन रायगंज और शाहपुर से अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण फ्यूचर में यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज का नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे और भी ज्यादा लोगों के लिए इनकम का सोर्स क्रिएट हो पाएगा। तो ये थी पालमपुर की कहानी, जिससे हमने रूरल इकोनॉमी और फार्मिंग सेक्टर से जुड़ी बहुत सी जरूरी चीजों को समझा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।